नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। तो चलिए 25 अक्टूबर का जो है करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश भाषाओं में दोनों में। यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का वो सेशन। हमारी ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर्स पे आप पेड ग्रुप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं कॉल करके 8564880530 और 9696060608 पर। ठीक, बाकी हमारे सोशल मीडिया पे हैंडल्स कई सारे हैं, टेलीग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और ये जो है आपको बस सर्च करना है, फ्री में आप ये सारे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशन, अधिसूचनाएं सारी जो हमारी तरफ से आती हैं सब आपको यहाँ मिल जाएगी। वो पेड पीडीएफ की जो पिक्स होती हैं वो भी फ्री में मुहैया कराई जाती है। ठीक, आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ये हैं। देखिए, ला नीना तो आपने नाम सुना होगा, एल लीनो, ला लीना, डबल डिप क्या चीज है इसके बारे में जानेंगे। कोवैक्सीन को भाई साहब अभी तक WHO की द्वारा जो है इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिल पाया है। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं दे पाया है इमरजेंसी अप्रूवल। इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही, सारी चीज देखेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर से ग्रे लिस्ट जो होती बनाता है FATF, उसमें जो है काबिज हो रखा है। वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है घमंडी है। वो चाहता है कि हमको ना निकाला जाए बल्कि ब्लैकलिस्ट में डाला जाए। और ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट एक आई है 2021 में, कौन निकालता है, क्या ऑब्जर्वेशन है, सारी चीज देखेंगे। SIAC ये सिंगापुर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, इसने एक रूलिंग दी है जो रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में क्या चीजें बताती है, उसके बारे में भी हम विस्तार में देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा टॉपिक। देखिए, एल नीनो आप लोगों ने सुना होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं कि ज्यादातर जिस साल एल नीनो आता है, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, नॉट ऑलवेज, ज्यादातर जब एल नीनो आता है तो इंडियन मॉनसून में जो है कमी आती है, मॉनसून नॉर्मल नहीं रहता है। ठीक, और वैसे ही वापस से एल नीनो के बाद आता है ला नीना। ठीक, अच्छा, इसको स्पेनिश लैंग्वेज में बोलते हैं लिटिल नीनो, मतलब बॉय, और ला नीना मतलब लिटिल गर्ल है। अभी इसको एक कंफर्म करके बताऊंगा बाद में। ठीक, तो ये एल नीनो के बाद ला नीना आता है और तब जो है इंडियन मानसून फिर ठीक हो जाता है। एल नीनो आपका 2 से 7 सालों में आता है, ये मतलब एज ए जनरल ऑब्जर्वेशन है। ला नीना एल नीनो के बाद ही आएगा। और इसमें देखिए अब क्या है कि आपका मान लीजिए, चलिए इसको फिगर समझाता हूँ। यहाँ पर ये रहा, देखिए, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। सेंट्रल यहाँ पे इक्वेटोरियल में, यहाँ पे आसपास, ठीक है, ये आपका ऐसे इक्वेटोरियल रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जब कभी भी जब ये सेंट्रल इक्वेटोरियल और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में और सेंट्रल में गर्म पानी हो जाता है किसी कारणवश, होता क्या है, देखिए अब ये जो एल नीनो है, ला नीना है, ये सिर्फ समुद्र के पानी से, महासागर के पानी से ही नहीं, इसके ऊपर उठने वाली हवाओं से भी संबंधित है। कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पानी में अगर जो है गर्म पानी हो गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा ना, लो प्रेशर हो जाएगा। और तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हवा आप कैसे मूव करेगी, ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात। और यहां से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर, तो ये पूरा जो है आपका ये सर्कल ऐसे घूमने लगेगा, हवा ऊपर से ऐसे। ठीक, बल्कि पहले क्या होता था, ये एल नीनो जब आया तब की मैं कंडीशन बता रहा था। अब जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब ला नीना होता है तो यहाँ पर तो होता है हाई प्रेशर, यहाँ पे होता है गर्म पानी, तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर। तो हवा किधर से किधर मूव करती है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो इसको ईस्टर्ली विंड्स जो कहते हैं, ये यहाँ पे होते हुए, यहाँ पे होते हुए, ये आपका जो है देखिए इंडिया, और यहाँ से होके फिर ये साउथ वेस्ट मानसून में चेंज होते हुए मानसून भारत में लाती है। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे एल नीनो आ जाएगा तो ये चीज उलट जाती है, हवा इस तरीके से इधर चलने लगती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो है हमारी ये जो ईस्टर्ली विंड यहाँ तक जा रही थी ये कट ऑफ हो जाती है। ये समझ में आ गया, क्लियर है एकदम कि नहीं है? एक बार फिर से पीछे करके चाहो तो आप देख सकते हो।
तो इस तरीके से एल नीनो ला नीना हो गया, ठीक। लेकिन भैया ये डबल डिप ला नीना का क्या मतलब है? डबल डिप का मतलब ये है कि जब 2 बार लगातार ला नीना आ जाए, ठीक। एक बार एल नीनो आया मान लीजिए, ठीक, उसके बाद ला नीना आया, ठीक, फिर उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन हुई, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहां से जब पानी गर्म होता है तो ये सेंट्रल पोजीशन जो है, तो उसके बाद सेंट्रल और ईस्टर्ली जब पानी गर्म हो जाता है समुद्र का प्रशांत महासागर में, तब ये एल नीनो कहलाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक बार जब ये वापस चला गया यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, वापस जाके यहाँ पे गर्म पानी फिर से होने लग गया, सेंट्रल में न्यूट्रल पोजीशन आई, फिर वापस जा गया, और ये फिर जो है वापस आएगा तो पूरा एक चक्र बनेगा। लेकिन एल नीनो आया, वापस न्यूट्रल पोजीशन हुई, तो यहाँ पे क्या आ गया? ला नीना आ गया, ठीक। और वापस न्यूट्रल पोजीशन होने के बाद फिर से ये जो है आपका फिर से ला नीना आ गया, ठीक। तो 2 बार जब ला नीना आ जाता है तो आसान भाषा में तो उसको डबल डिप बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं देख रहा हूँ कल भी यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, जिन लोगों ने ओनली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उन लोगों को मैंने किस तरीके से, मैं जिस तरीके इंटरलिंकिंग करके पढ़ाता हूँ, तो आप लोग को ये फायदा जरूर हुआ होगा कि कई सारे संस्थान मैपिंग में कितना फायदा हुआ होगा। कितने क्वेश्चन पूछे हैं ज्योग्राफी से मैपिंग पे, मैं आपको इतना वो ध्यान करवाता हूँ। तो हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ ये जरूर बताइएगा आप जो है कमेंट करके, ठीक। तो उसमें ये चीज समझना जरूरी है कि अभी मैं देख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन जो है मैं कि 2 वर्ड जैसे कि ला नीना है तो डबल डिप ला नीना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है, और न्यूज में भी है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई है। ला नीना 2 बार आ जाता है कंसेक्यूटिव, और ये कोई मतलब ऐसा कोई नहीं, आम बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये पहले ये अगस्त 2020 में आया था, फिर वापस न्यूट्रल कंडीशन हो गई थी एनसो की, जो ये पूरा मैंने आपको बताया ना कि हवा का रुख बदल जाता है, ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं अल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र, यानी या फिर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक। तो ये जो है सारी चीजें हैं, इसको न्यूट्रल कंडीशन हो जाती है, फिर इससे जो है ला नीना के आने के पूरे चांसेस हैं। और ये लिटिल गर्ल नाम होता है आपका ला नीना का, एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, और बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, लो प्रेशर बन जाते हैं, ठीक है। कोवैक्सीन को भाई साहब अभी तक नहीं मिल पाया है WHO का इमरजेंसी अप्रूवल, ठीक। कोवैक्सीन मैंने खुद लगवा रखी है, देखो मैं आपको बताऊं, कोविशील्ड नहीं लगवाई, तो मुझे दिक्कत क्या हो सकती है, ठीक। एक तो व्यक्तिगत दिक्कत ये हो सकती है कि मुझे भारत के बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के बाहर जाने के लिए वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा अप्लाई करने के लिए जो उनकी मतलब मांग होती है दूसरी कंट्री की, वो ये होती है कि आपको WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज वाली जो वैक्सीन है उसी के थ्रू वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ठीक। तो अभी मैं इसलिए बाहर जाने का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मतलब वैसे भी नहीं जा पाता, लेकिन कोवैक्सीन मुझे लगी हुई है तो मैं नहीं जा सकता। तो एक तो कमी ये है WHO के इमरजेंसी अप्रूवल ना मिलने पे। दूसरी चीज, जो कंपनी का अपना निजी फायदा है, क्योंकि ये कंपनी है भारत बायोटेक जिसने ये बनाई है स्वदेशी हमारी कोवैक्सीन, ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक। एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। जहां पर भी वैक्सीनेशन, मतलब जैसे कोई कंट्री अगर चाहे कि वैक्सीनेशन के लिए खरीद सके, जैसे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से जो है वैक्सीन का वो प्रोटोटाइप खरीदा और उसको इंडिया में कोविशील्ड के नाम से बेच रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, SII। तो लेकिन कोई और कंट्री ये चाहे कि वो अपनी कंट्री में इस तरीके से कोवैक्सीन को इंपोर्ट करके जो है वैक्सीनेट कर सके लोगों को, तो नहीं कर पाए, क्योंकि WHO के द्वारा जो दुनिया में मानक जो है स्वास्थ्य संबंधित, तो उनको रेगुलेट करता है, उसके द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिला है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब पूरा जो है परिदृश्य हमने देख लिया, अब इसमें भी समझ लेते हैं कि अच्छा WHO ने कहा है कि देखो ऐसा है, जो प्रोसीजर के हिसाब से काम चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। भारतीय गवर्नमेंट कुछ ज्यादा जल्दीबाजी दिखा रही है, बता रही है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि डिले हो रहा है, लेकिन हम अपने विधिवत तरीके से जो है पूरे प्रोसीजर प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। कोई इसमें जो है देरी नहीं है और जल्दीबाजी हम करने देंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है, ठीक। तो ये सारी चीजें, इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है, वो सारी चीज मैंने आपको बताई। हैदराबाद में ये आपकी है, भारत बायोटेक इसने बनाया है, और जो है एक तो ट्रेवल नहीं कर सकता आदमी, दूसरा ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में यही होता है कि कोई ऐसा मतलब प्रोसीजर रहता है रिस्क बेस्ड, जिसमें कि 3 चीजों को ध्यान रखना,
WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर सिर्फ 3 चीजों के लिए देता है। वो है इमरजेंसी। क्यों यार? इमरजेंसी है पब्लिक हेल्थ की, ध्यान समझना, सार्वजनिक लोगों की जो है जो इमरजेंसी है। अभी जैसे कोविड का भाई साहब, अगर वैक्सीन नहीं मिला तो मर रहे हैं लोग यार। तो ऐसी इमरजेंसी के लिए WHO क्या करता है कि भैया इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि इसके 3 क्राइटेरिया, उसको आसान भाषा में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई भी अभी दवाई वैक्सीन नहीं है, ठीक, जो उसको खत्म कर सके उस डिजीज को। क्यों? क्योंकि वहां पे इस समय हर कंट्री को नहीं मिल पा रही है, तो इमरजेंसी यूज के लिए हमें लाइसेंस देना पड़ेगा। ठीक, तो ये इस तरीके से इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर के लिए 3 चीजों को देता है। वैक्सीन को देता है, थेराप्यूटिक्स को देता है, और इन विट्रो डायग्नोस्टिक निदान के लिए देता है ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में। ठीक, तो देखिए टीकों को, चिकित्सीय को और इन विट्रो डायग्नोस्टिक निदान के लिए देता है। ठीक, और इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज हैं यूएन के, और जो भी, उन सबको मिल सकता है क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, ये सब देखने के बाद। ऐसे नहीं कि आप जल्दीबाजी मचाओगे तो हम दे देंगे। ठीक, और यहाँ पे 3 को दिया जाता है, वैक्सीन, थेराप्यूटिक, इन विट्रो डायग्नोस्टिक। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, आप लोग पेपर देख रहे होगे, दे रहोगे, तो वो चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही बताओ। जैसे मैंने आपका यूपीएससी में भी बताया था कि AS2 पढ़ना, यूपीएससी ने पूछा है यार। यूपीपीसीएस तो इजी होता है, उनका पैटर्न बंधा हुआ है, उसमें कुछ भी कोई सब लोग कर लेंगे। उसमें थोड़ा भी उसने एक 2 साल का पेपर किसी ने एनालिसिस किया वो कर लेगा। लेकिन यूपीएससी में भी क्वेश्चन बता देना कि इस तरीके से आएगा, ये वही कर सकता है जिसने 4-5 बार यूपीएससी निकाला हुआ हो, प्रीलिम्स निकाला हुआ हो, मेंस लिखा हुआ, इंटरव्यू तक गया हो। ठीक, तो ये चीजें मैं ऐसे नहीं बताता हूं। देखिए मार्केट में बहुत लोग हैं, ठीक, यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो मशरूमिंग ऐसी चल रही, लेकिन सिर्फ उन्हीं को आपको फॉलो करना चाहिए जिसने जो है, मैं तो कहूंगा आसान भाषा में, हर घाट का पानी इसने पी रखा है, जिसको मालूम है कैसे कैसे निकलना है, वही आपको बता पाएगा। ठीक है ना, जिसने कभी निकाला ही नहीं वो क्या बताएगा आपको। ठीक, तो ये चीज है आपका फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए इसको यहाँ पे फॉलो करना है कि भैया अभी थ्रेट काफी ऐसा है किसी डिजीज का जो एपिडेमिक पेंडेमिक बन सकता है, तो उसके लिए इमरजेंसी यूज देना है। कोई अभी भी जो भी मेडिसिन हमारे पास है वो सक्सेसफुल नहीं है कि उस डिजीज को खत्म कर सके, तो वैक्सीन मेडिसिन की बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी अभी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का यूज करते हुए जो चीजें हैं वो इतने मतलब नहीं सक्षम है कि उसको रोक पाए, इसलिए हमें इमरजेंसी यूज लाइसेंस देना पड़ेगा। किसको? वैक्सीन, थेराप्यूटिक और इन विट्रो को, ताकि जो है हम इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में यूज में ला सके। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। कंप्लीट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें पिक्चर मैंने देखी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि WHO की तरफ से एक सेज नाम का, यानी कि स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होता है, जो कि इम्यूनाइजेशन यानी टीका के लिए जो क्या पॉलिसी होंगी, क्या स्ट्रेटजी होंगी, ये सेज स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ही बताता है, जो कि WHO का है। ठीक, ये समझ में आया। तो ये चीजें जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट लगती है मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान को FATF ने एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में जो है रखा है। उनका भी रिन्यू हुआ था अक्टूबर 2021 में। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में अभी नहीं आया है। दोनों में फर्क ये होता है इस लिस्ट में। देखिए पहले बता देता हूं कि FATF क्या काम करता है कि दुनिया में ब्लैक जो है आपका, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसा धो के, ऐसा 2 नंबर का पैसा धोकर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे 1 नंबर का है। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग, ठीक, इसको दुनिया में रोकने के लिए जो है काम करता है, मानक बनाता है, नेशनल गवर्नमेंट के साथ में काम करता है कि भैया वो कुछ उस तरीके के नेशनल लॉज बनाए, रिफॉर्म्स लाएं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग ना हो सके। साथ ही साथ FATF ये भी कोशिश करता है कि नए नए चीजें आती रहती है। अब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है ब्लैक मार्केट में लोग जो है गोला बारूद खरीद रहे हैं, तो अब उसे स्टैंडर्ड अपने बदलने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना, नए लोग जो है, चोर तो अपना नए नए तरीके ढूंढ लेता है ना चोरी करने का, तो पुलिस को भी लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स के मामले में। तो FATF ये काम करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग को जो है रोकने का काम करता है। तो अब ये पाकिस्तान को इसने बात बोली कि भाई साहब ये कुछ हमने एक्शन प्लान आपको दिए थे, आप सब पे काम नहीं कर रहे हो, कुछ पे कर रहे हो। ठीक,
कॉपरेशन कुछ पे कर रहे हो लेकिन सब पे काम नहीं कर रहे हो, इसलिए हम आपको ग्रे लिस्ट में फिर से डाल रहे हैं। पाकिस्तान को एक आ गया, ठीक, कि आप भैया मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को एक तरीके से अगर काम नहीं कर रहे हो तो सपोर्ट कर रहे हो इंडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एफएटीएफ ने कहा कि यूएन के द्वारा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपकी सुरक्षा परिषद के द्वारा कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लश्कर ए तोयबा हो गया आपका, ठीक, आपका लश्कर तोयबा हो गया, और भी है, ठीक, जैश ए मोहम्मद हो, ये सब के खिलाफ आप काम नहीं कर रहे हो, उनको अपने अकाउंट खुलवा के रखे हुए हो कि उनका 2 नंबर पैसा 1 नंबर में हो जाता है, टेररिज्म को फाइनेंसिंग कर रहे हो, तो उन्होंने ग्रे लिस्ट में रख दिया। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं कर रहा होता तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो सारे अकाउंट सीज और ये सीज वो सब बहुत सारी चीजें जो है सैंक्शन प्रतिबंध लगाए जाते हैं एफएटीएफ के द्वारा, और दुनिया में कई कंट्रीज भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन, मतलब इकोनॉमिक तौर पे उस तरीके से संबंध को रोकती है, ठीक। तो अभी ये है कि ग्रे लिस्ट में फिर से रखा गया है क्योंकि उनको एफएटीएफ को लगता है कि जो भी यूएनएससी के द्वारा जो लोग, जो संगठन बताए गए हैं जिनके खिलाफ जो है काम करना चाहिए, कुछ एक्शन प्लान दिए गए थे 26-40 है, तो उस पे जो है उस लेवल के पे जाके पाकिस्तान काम नहीं कर रहा जिस लेवल पे जाके टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सके, ठीक। पाकिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान हालांकि 2018 से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, और भी कंट्रीज हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग में, उनका नाम है जॉर्डन, माली, टर्की। चाहिए मैपिंग करिए, देखिए जगह कहां पे। मैंने आप लोग कई बार बताया ब्लैक सी, कल यूपीपीसीएस में पूछा गया ब्लैक सी के बताइए सराउंडिंग में कौन सी कंट्री नहीं है। गंगा रिवर बेसिन, मैंने बोला सहायक नदियां पढ़ो, मेकोंग मैंने बोला है पढ़ो, देखो कहां पे डेल्टा बना रही है, कहां पे जा रही है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है। नहीं कर रहे हो तो पछताओगे, और समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन का पेन जो है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन पछतावे का पेन बहुत बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो रीजन जो है एफएटीएफ का रखने के पीछे वही वाली सारी चीजें, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, तालिबान के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। 34 एक्शन प्लान थे, 30 पे कुछ कुछ काम किया है, बाकी काम नहीं कर रहा है, और जो काम किया भी है तो एफएटीएफ की रीजनल पार्टनर है एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसने उनको जाके कुछ बोला कि भैया क्यों नहीं काम कर रहे हो, तब उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। अदरवाइज पाकिस्तान को आप जानते हैं उसका जो है टेररिज्म फाइनेंसिंग और एक तरीके से वो होता ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली चीज उसके यहाँ चलती है, क्योंकि और किसी चीज में वो अपना आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो आपको ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकता है, इंटरनेशनल बॉडी है, स्टैंडर्ड बनाता है, मानक बनाता है, और जो है नेशनली पॉलिटिकल विल जगाता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाता है कि भाई साहब लॉ बनाओ, रिफॉर्म लाओ, और जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोको, ठीक। इसके बाद क्या है, और भी देखो अपने स्टैंडर्ड्स को इसको अपडेट करता रहना पड़ता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आ गया है, अब इनके थ्रू जो है लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ एफएटीएफ को स्टैंडर्ड जो है फुली इफेक्टिव बनाने के लिए जो है लोगों को कंप्लाई भी करवाता है। ऐसा नहीं कि बस खाली स्टैंडर्ड बना दिया, कोई फॉलो नहीं कर रहा तो मजे में घूम रहा है, ऐसे नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक जो यूनिक चीज है जो क्वेश्चन पूछी जाएगी कंफर्म, अब देखो जो ये चीजें मैं बोलता हूं ना, ऐसे इन चीजों का अगर आपने ध्यान देते चले गए, लगातार वॉच करते चले गए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब ऐसी चीजें अगर मैं एफएटीएफ के लिए बोल रहा हूं तो इससे संबंधित मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोई और भी चीज इसी तरीके की दिखी तो उसको भी पढ़ो ना यार, एक जगह लिखो। एफएटीएफ का जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वो कहां पर है? वो ओईसीडी के हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक। तो इसका अपना सचिवालय नहीं, ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर पेरिस में है वहीं एफएटीएफ का भी सचिवालय। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय कहां से है? अब देखो मैंने आपको समझाया भी, बताया भी कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन पूछा भी है। अब जो लोग कमेंट करना चाहेंगे वो करेंगे, वहीं आगे बढ़ेंगे। जो लोग नहीं करना चाहेंगे, नहीं करना, वो सोचेंगे अरे हटाओ यार ये सब, तो वो फिर एग्जाम में बड़ा पछताओगे वाली बात हो जाती है। तो देखिए ग्रे लिस्ट में जो है टेरर सेफ हेवन है, वहां पे आसानी से टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। अगर काम नहीं करोगे जैसा कि एफएटीएफ बता रहा है तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। ब्लैक लिस्ट वाली वो कंट्रीज होती हैं जो कोई सहयोग नहीं कर रही हैं। आप बोलते रहो हमें करना ही नहीं, हम तो है ही टेरर फाइनेंसिंग कराने के लिए, हम तो है ही मनी लॉन्ड्रिंग कराने के लिए, तो वो लोगों को ब्लैक लिस्ट में रखा था। और ब्लैक लिस्ट का इसका समीक्षा होती रहती है समय समय पे, और इसमें से लोगों कंट्रीज को हटाया या जोड़ा भी जाता है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि ग्लोबल
थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक, तो मतलब वैश्विक लेवल पे जो खतरा है उसका जो है आंकलन किया गया, उसकी रिपोर्ट आई है 2021 की। किसने निकाली? इंपॉर्टेंट, किसने निकाली? वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। किसने? वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। बताइए किस कंट्री की है? ठीक, और यहां पे इनकी फाइंडिंग ये है कि भैया चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बाल यौन शोषण बढ़ा है कोविड के टाइम से। मतलब पिछले 2 सालों में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ा है, ऑनलाइन भी बढ़ा है और वैसे भी। ठीक, और इसमें एक चीज बड़ी अजीब से मुझे लगी कि 77% तो चाइल्ड खुद से जनरेट कर रहे हैं इस तरीके का सेक्सुअल मटेरियल 2019-20 में। ठीक, ऐसा किसने बताया? इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने बताया। पिछले 2 साल में कोविड के टाइम पे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है। ये किस रिपोर्ट में बताया गया? आपका ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में। ठीक, एक इसके साथ ही साथ एक और टर्म होता है ऑनलाइन ग्रूमिंग। ये मैंने रेड में इसलिए कर रखा कि अलग से पूछ लेगा ये क्या चीज है, ऑनलाइन ग्रूमिंग का क्या मतलब है। तो 37% ये भी देखा गया है कि चाइल्ड यूज करते हैं टूल इस तरीके के जो डिटेक्ट करता है ऑनलाइन ग्रूमिंग। ठीक, ऑनलाइन ग्रूमिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को अपना दोस्त बनाता है, फिर उससे जो उल्टी सीधी हरकतें करा के उसका वीडियो बना के और जो है फिर उनको एक्सप्लॉइट करता है, ब्लैकमेल करता है, करता। देख रहे हो बच्चे कुछ ज्यादा ही जो है ऑनलाइन की वजह से पूरी दुनिया उनके हाथ में दे दी गई, तो कुछ ज्यादा ही उसका गलत यूज हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है पेरेंट्स को भी। उपरोक्त रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशें। अच्छा, क्या इनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? वही सारी चीजें बताइए कि भैया रोको और चाइल्ड सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट रखो, इस तरीके की वेबसाइट पे हिस्ट्री चेक करते रहो उनकी, या फिर चाइल्ड सेव करके कुछ चीजें यूज करो। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करते हैं, सबको एक साथ काम करना चाहिए। ये चीज जो है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस की रिपोर्ट ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में दिया गया है। वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस जो है 200 गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज के साथ में, सिविल सोसाइटीज के साथ में काम करती है ताकि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, अब्यूज ऑनलाइन को ग्लोबल लेवल पे रेस्पॉन्स देते हुए रोका जा सके। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं साथ ही साथ। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका SIAC की रूलिंग आई है, फ्यूचर रिटेल रिलायंस रिटेल डील की। ठीक, मेन चीज क्या है इसमें बता देता हूं। कंपटीशन हमारी जो प्रतिस्पर्धक जो भी ये है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये चलिए संदर्भ पहले बता देता हूं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने ये रूलिंग दी है कि जो इंटरिम स्टे लगाया गया था फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के को, मतलब मर्जर को रोकने के लिए, कि स्टे लगा दिया कि नहीं होगा अभी मर्जर, रुको। ठीक, तो उसको लेकर जो है आपका ये फ्यूचर रिटेल रिलायंस रिटेल पहुंच गए थे सिंगापुर इंटरनेशनल। इसमें तीसरी पार्टी अमेजॉन भी है। ठीक, अमेजॉन भी है जिसने ये कहा है कि भैया ये मर्जर नहीं हो सकता। अभी बताऊंगा सारी चीजें। तो उसमें स्टे लगाया गया था कि भैया मर्जर नहीं होगा। ठीक, तो इसको जो है इसके खिलाफ चले गए थे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल और जो है आपका अमेजॉन। तो वहां पे उन्होंने भी कह दिया हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, अभी रुको, स्टे जो है नहीं हटाया जाएगा, मर्जर नहीं हो सकता है। तो इसमें जीत हुई है अमेजॉन की, यहां पर भी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी अमेजॉन के फेवर में ही जो है आपका निर्णय आया था। ठीक, अब हुआ क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए अमेजॉन ने, अब फ्यूचर रिटेल समझ रहे हो ना, बिग बाजार, ये सारा चीजें, तो इनके जो मतलब हेड हैं किशोर बियानी। ठीक, किशोर बियानी, मुकेश अंबानी ने अभी क्या किया कि फ्यूचर रिटेल ने इनके मुकेश अंबानी के साथ रिलायंस रिटेल के साथ में एक मर्जर करने की कोशिश करी। मर्जर में क्या था? फ्यूचर रिटेल ने यह कहा कि बिग बाजार के जो भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को तुम खरीद लो 24-25 हजार करोड़, 24-25 हजार करोड़ रुपए में, समझ रहे हो कितने ज्यादा? ठीक, करोड़ रुपए में खरीद लो और मर्जर कर लो। अब इसमें अमेजॉन बीच में आ गया, कहते हैं अरे रुको भैया, रुको जरा, अमेजॉन ये फ्यूचर रिटेल आप कैसे बेच सकते हो किशोर बियानी साहब? कि फ्यूचर रिटेल की जो पेरेंट कंपनी है फ्यूचर कूपन्स, ठीक, उसके साथ में अमेजॉन की जो है पहले संधि हुई थी। उस संधि में मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में यह था कि 49% तक जो है फ्यूचर रिटेल में इनकी भागीदारी थी अमेजॉन की। ठीक, और उसमें यह था कि अब बिग बाजार वाले अमेजॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने आइटम्स को
लिस्ट करा सकता है, वहां पे जाकर बेच सकता है। ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी और ये भी था, एक क्लॉज और था इसमें कि भैया आने वाले टाइम पे अगर कभी फ्यूचर रिटेल किसी को बेचता है तो सबसे पहले किससे पूछेगा? अमेजोन से पूछेगा। ठीक, तो ये वाली बात थी। लेकिन इसने यहां पे क्या किया, फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस के साथ में मिलके कहा कि अपने एसेट, अच्छा एसेट बेच दिए 25,000 करोड़ रुपए में। ये जो अमेजोन की डील थी ये 200 करोड़ की रुपए की थी, समझ रहे हो ना बात? तो पैसे का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। अच्छा, अब अमेजोन बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से मेरे अधिकार थे कि मुझसे सबसे पहले पूछा आना चाहिए था कि फ्यूचर रिटेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, मुझसे पूछा नहीं गया, और जो है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेजोन के लिए फैसला सुना दिया और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने भी। अब फ्यूचर रिटेल क्या बोल रहा है कि देखिए ऐसा है अमेजोन भाई साहब, हमने कोई अपने स्टेक्स नहीं बेचे हैं। मतलब मान लीजिए 49% की आपकी भागीदारी, 51% की हमारी भागीदारी, तो हमने 51% से नहीं बेचा है अपने स्टेक, हमने बस अपने एसेट का जो है मर्जर करने की बात करी, जिसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं हुई थी। ये है पूरा खेल, जिसमें कि अभी अमेजोन के पाले में जो है बॉल दिख रही है, ज्यादा बेहतर पोजीशन पे है। ये सारी चीजें आसान भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश करी, बाकी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो कहीं पे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब कंपटीशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या फिर इमरजेंसी ऑर्डर को रिकॉग्नाइज या मान्यता देता हो। ये ध्यान रखना। सिंगापुर कुछ बोल रहा है, ये जो है हमारे कोई भी लॉ नहीं है भारत के जो उसको मान्यता देता हो। हाँ, ये जरूर है कि कंपनी, बिजनेस हाउसेज जो है उसका रेस्पेक्ट करें, वो बात अलग है, जो भी है। ठीक, अच्छा बताइए, इंडियन आर्बिट्रेशन भी बन रहा है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहाँ पे बन रहा है? एक बार जरा आप थोड़ा गूगल करो, ढूंढो और बताओ। ठीक, इसी के साथ में हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS-PCS। इसमें ये होता है कि किस तरीके से MCQ आपको सॉल्व करने चाहिए, इसकी आप लोग को मैं प्रैक्टिस कराता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभ्यास नाम से कुछ कथन यहां पे दिए गए हैं, बताइए कौन सा सत्य है? अभ्यास को विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक हवाई लक्ष्य है। मतलब ये अभ्यास नाम का एक हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। किस लिए? कई सारी मिसाइलें हैं, हवा में कोई लक्ष्य है, उसको भेदना है, तो हमने अपनी मिसाइल फेंकी। ठीक, तो उस मिसाइल को जो है हवा में कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए। तो अभ्यास क्या वो लक्ष्य है? ये स्टेटमेंट में पूछा गया है। जो कई सारी मिसाइल की प्रणालियां हवा में वो मार कर पाती हैं, एक्यूरेसी मार कर पाती हैं कि नहीं मार कर पाती, ये चीज देखने के लिए हवाई जो लक्ष्य है उसका क्या नाम अभ्यास है? पहले स्टेटमेंट में पूछा गया है, बताइए सही है गलत। DRDO ने अभी एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया अभ्यास का, द हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक, हाई स्पीड है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे टंगा हुआ है, आपने पत्थर फेंका और गिरा लिया। ये चल भी रहा है बहुत तेजी से, सब सोनिक स्पीड में चल रहा है भैया। साउंड की स्पीड क्या होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, उससे थोड़ा सा कम। ठीक, स्पीड में चल रहा है, ये नहीं कि रुका हुआ है, और गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है। तो सारे ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक, और फ्लाइट टेस्ट अभी कहां से किया? DRDO ने चांदीपुर रेंज से किया, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर। अच्छा बताइए, जो इसरो जो करता है अपने जो सैटेलाइट के एक्सपेरिमेंट या फिर लॉन्च करता है, वो किस आइलैंड से करता है? बताओ। ठीक, अगला क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ये सब यहीं से आएंगे, देखते रहो, सेल्फ स्टडी भी करो, मैं पूछता रहूंगा, आप लोग को बताना पड़ेगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही कराता रहूंगा। ठीक, एक बीमारी है बोवाइन मैस्टाइटिस, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, बोवाइन मैस्टाइटिस एक कॉमन इन्फेक्शन डिजीज, संक्रामक रोग है जो कि फार्म प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, मिल्क की गुणवत्ता को खत्म कर देता है, गिरा देता है, और इसकी वजह से जो इनकम है फार्मर्स की, जो लोग डेयरिंग में लगे हुए, उनकी इनकम भी कम हो जाती है, प्रभाव डालती है। क्या स्टेटमेंट सही है? बताइए। मिल्क से संबंधित बोवाइन मैस्टाइटिस, बताइए क्या ये मिल्क की क्वालिटी को गिराता है? बताइए। इसमें ये क्या है कि एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण है, फैटल मेमोरी ग्लैंड इन्फेक्शन है। तो इसमें जो है आपका डेयरी कैटल को जो है पूरी दुनिया में ये इफेक्ट करता है। मैस्टाइटिस एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि वायरस भी हो सकता है, माइकोप्लाज्म भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है,
आपका फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो मैस्टाइटिस को ये नहीं कि भैया बोल दे इट इज ओनली वायरल डिजीज, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वायरस भी हो सकता है, माइकोप्लाज्म भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। फिजिकली इंजरी हो जाती है ये मेमोरी जो रीजन है वहां पर, और पुअर हाइजीन और ट्रॉमा की वजह से ये कंडीशन बोवाइन मैस्टाइटिस बन सकती है। तीनों ही स्टेटमेंट एकदम खरा सोना है, 100% सही है। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आ रहा है, बहुत दिनों बाद वैसे ही मैं लेके आया हूँ ये वाला वीडियो, तो लाइक का बटन आज तो तोड़ डालो और लोगों को जोड़ डालो, शेयर और सब्सक्राइब करा के। चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।